ये टीम रूरल डेवलपमेंट, टीम इंडिया रूरल डेवलपमेंट बैठी है और मैं भी उसका एक सदस्य हूं। अटल जी ने एक कविता में कहा, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी ना देना कि औरों को गले लगा ना सकूं। ये मुख्य अतिथि ये दूरी पैदा करता है। हम भी इस टीम के सदस्य हैं और मैं अनौपचारिक होने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई कर्मकांड नहीं है। एक कार्यक्रम करना था, कर लिया नहीं, बहुत सोची समझी रणनीति है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर विकसित भारत। और विकसित भारत बिना गांवों को विकसित बनाए नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मैन ऑफ आइडियाज है, उनके सीने में एक तड़फ है कैसे भारत को और आगे ले जाएं। उसके लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं और मंत्री के नाते हम भी कदम ताल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये प्रयास तभी सफलीभूत होगा जब हम पूरी ताकत से, यहां बैठे हुए सभी अधिकारी मित्र दिनों रात उसी मंत्र और उसी संकल्प के लिए के साथ काम करेंगे। इसलिए सोचा कि पूरे, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में। गांव के बिना आज भी भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में है। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है, अमृत मंथन। इसलिए मैंने आपसे अनौपचारिक होने की बात कही। मैं अपने प्रारंभिक भाषण में आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। हमारे दोनों आदरणीय मंत्रियों ने और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, ये जो हम लोग बैठे ना, देश के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आपके ऊपर दायित्व है योजनाओं को ठीक ढंग से नीचे क्रियान्वित करने का। लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री जी। एक बात कहते हैं, सरकार केवल फाइल में नहीं, सरकार जनता की लाइफ में दिखना चाहिए। और लाइफ में कब दिखेगी? लाइफ में तब दिखेगी जब बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए, बिना समय गंवाए सही समय पर हर योजना का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंच जाए। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। केवल चुनौती नहीं, सबसे बड़ी ड्यूटी भी यही है। क्रियान्वयन में कहां कहां बाधाएं हैं, कठिनाइयां कहां कहां महसूस होती है। अभी रिफॉर्म की बात हुई यहां पे, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, कहां कहां रिफॉर्म होना चाहिए आप सोचिए, आप सुझाइए। नियमों में, प्रक्रियाओं में, योजनाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने में बाधाएं कहां कहां आती है। क्या बाधा आती है नियम की, रूल्स की, किसी और प्रक्रिया की, आप खुले मन से सुझाइए उसको कैसे दूर किया जाए। योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, योजना ठीक ढंग से पहुंचाना जरूरी है। इसलिए मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, रिफॉर्म कहां कहां होना चाहिए आप सुझाइए। दिन भर हम बैठेंगे, 2 दिन का इसलिए रखा कि एक दिन अधिकारी स्तर पर ढंग से विचार विमर्श हो जाए और दूसरे दिन, जैसा आप बताया सचिव महोदय ने, मंत्रीगणों के सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा, फिर उनकी बात होगी। आप अलग अलग सत्रों में भी बोल सकते हैं और समय कम पड़ जाए तो मैं आपको यह आग्रह कर रहा हूं कि आप नोट करके लिखित में अपने सुझाव जरूर दीजिए
मैं आपसे वादा करता हूं उनमें से जो इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे उनको इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो कहां कहां जरूरत है सुधार की, आप जरूर कुछ कुछ चीजें दिखाई देती है। मनरेगा के बारे में चर्चा काफी हुई। मैंने 2 साल अध्ययन किया, मुख्यमंत्री के नाते भी मेरा अध्ययन था। मुझे पता था गैप्स कहां है, दिक्कतें क्या है, कमियां कहां है, कहां मजदूर की बजाय मशीनों से काम होता है, कैसे बड़े बड़े कामों को छोड़ छोटे छोटे कामों में परिवर्तित करके किसको देना है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कमियां कहीं कहीं पाई जाती थी, कैसे मास्टर रोल बनते हैं, कैसे मजदूरों की अटेंडेंस लग जाती है। मुझे लगा कि भारी मात्रा में पैसे का दुरुपयोग होता है, और सोचा कि इसमें बदल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और आज विकसित भारत जी राम जी हमारे सामने है। हमने मजदूरों के दिन कम नहीं किए, 100 से 125, और ये हमारा संकल्प है। मजदूर चाहेगा तो काम देंगे, कोई बिना काम के नहीं रहेगा। और ये संकल्प पूरा करने के लिए आपको भी काम करना है। 1 घंटा भी ट्रांजिशन पीरियड में भी कोई मजदूर बिना, जो जरूरतमंद है, बिना काम के नहीं रहेगा। हम मजदूरी के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई जगह से यह बात आई है कि मजदूरी तर्क संगत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज भी सोचिए आप। इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया, केंद्र और राज्य का मिला के ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगेगा, और 2,86,000 पंचायत है। एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए। और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के, बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर देंगे। काम ग्राम सभा तय करेगी। मैं कोई योजना के बारे में लंबा नहीं बोलना चाहता, आज लंबा बोलना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। हम कैसे इसको इंप्लीमेंट ठीक से करें। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है, और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का। पहले आशंका प्रकट की जा रही थी कि राज्य करेंगे नहीं करेंगे, अब इसको मित्रों इंप्लीमेंट ठीक से करना है। काम की श्रेणियां पता है, ग्राम सभा को काम तय करना है। हमारा जो आवास का अभियान है उसमें 2-3 चीजें आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 2018 तक की सूची हमने लगभग संतृप्त कर दी है। कुछ राज्यों में यह जरूर है कि राज्य का पैसा बहुत देर से मिला, जो स्टेट शेयर है, उसके कारण काम शुरू होने में देर हुई। मैं उनसे भी आग्रह करना, कल मंत्रियों से भी करूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्रियों से भी करूंगा। तेजी से स्वीकृति करें, मकान तेजी से बनना चाहिए। बहुत से नवाचार में अभी जिक्र नहीं करना चाहता, कई राज्यों ने बहुत अच्छे नवाचार किए। अब कुछ राज्य इंडिविजुअल इतगाई सीमेंट, लोहा, ईंट खरीद के लाए, उसके बजाय सामूहिक रूप से खरीद के गांव में पहुंचा देते हैं। मैसन के काम को सिखाने की ट्रेनिंग दी गई है। अनेकों नवाचार है, उन पर मैं नहीं जा रहा। कन्वर्जेंस करके कई योजनाओं का लाभ मिलता है। अभी और सरलीकरण किया गया है। आप जानते हैं 10,000 नहीं 15,000 रुपए तक की भी आमदनी होगी तो मकान मिलेगा। 2 पहिया वाहन सबके पास है, उसके नाम पे हम किसी को बाहर नहीं कर सकते। कई तरह के परिवर्तन किया गया, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी हो रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मेरे संसदीय क्षेत्र के ये गांव में आया, वहां सरपंच की कुछ लोगों से नहीं पड़ती थी तो मिलके उनको अपात्र कर दिया। मेरे पास मामला आया, मैंने गांव में फिर टीम बना के भेजी, और टीम ने जब घर घर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन फिर से किया तो उनमें से अधिकांश पात्र पाए गए। अब ये मर्जी से नहीं चल सकता। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इसको सिलेक्ट इसको रिजेक्ट। मेरा निवेदन है कि इसको बहुत देखिए, अगर एक बार रह गए तो रह गए, फिर 10 साल फिर थोड़ी होना ये सर में। और किसी पात्र को अपात्र करना ये महापाप है। तो हम चिंता करें कोई पात्र छूट ना जाए। हमारा अभियान चल रहा है,
ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली इस कार्यक्रम में, बहनों की जिंदगी बदली इस कार्यक्रम में। 10 करोड़ बहनें जुड़ी है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। 3 करोड़ तो लखपति दीदी, 3 करोड़ 7 लाख बहनें बन चुकी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कोई जो उपलब्धि है तो आपके साथ राज्य का उस उपलब्धि में बहुत अहम योगदान है। लेकिन अब 3 करोड़ से 6 करोड़ करना है। अब आगे का काम कठिन है, हमारा आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक तो किसी की आमदनी 50,000 थी, 60,000 थी, 70,000 थी, उससे 1 लाख पहुंचानी थी साल में। लेकिन अब तो 30,000 भी है, 35,000 भी है, 40,000 भी है। गैप बड़ा है, उसको फुलफिल करना है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तब तक जो 3 करोड़ 7 लाख बनी है, उन पर भी ध्यान रखना है, उनमें से कुछ नीचे नहीं आ जाए, उस पर भी नजर रखनी है। और अब ये केवल नहीं चले, जो हुआ है मैं उसका अभिनंदन करता हूं, लेकिन अब इससे आगे बढ़ना है। केवल कृषि से जुड़ी आजीविका नहीं, अब तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है। इंडिविजुअल दीदी को भी लखपति बनाना है। बहनें क्यों गरीब रहे, क्यों आंखों में आंसू रहे, क्यों हाथ फैलाए? इस कार्यक्रम ने बता दिया है कि बहनों में जबरदस्त सृजनात्मक क्षमता होती है, और वो अगर थोड़ा अवसर मिल जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, दिशा दिखा दी जाए, तो वो चमत्कार कर सकती है। और उससे नई नई चीजें कौन सी और हो सकती है? बहनों को उद्यमी कैसे बनाया जाए? अब केवल बड़ी पापड़ और अचार नहीं बनाना है, अब उद्योग भी चलाना है। तेजी से हमको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। ये सच में इतना पुण्य का काम है कि आपके जीवन धन्य हो जाएगा। अपना काम नौकरी नहीं है। मैं जानता हूं, जो टैलेंट बैठा है वो केवल रोजगार के लिए नहीं आया। रोजगार के लिए तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत मिल सकते थे जॉब। एक मिशन लेके आए हम। सरकारी अगर सेवा है तो एक मिशन है, वो मिशन है अपने देश की सेवा का, लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन। इसलिए पूरी ताकत से इस काम में जुटना है। और इसमें भी जो सुझाव हो, मैं सुझाव आमंत्रित करता हूं। सड़कों ने कैसे जिंदगी बदली है, बताने की जरूरत नहीं है। उजड़ते हुए गांव को फिर से बसाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। मैं जानता हूं ऐसे गांव जहां सड़कें नहीं थी, जरा भी सक्षम लोग होते थे तो गांव छोड़ते थे, सड़क वाले गांव पे आते थे, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, बीमारी में इलाज, बाकी सुविधाएं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने भारत के ग्रामीण भारत को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी। किसान कहते हैं हमें रेट ठीक मिलने लगे। कच्चे रास्ते से ट्रक जाता ही नहीं था गांव में, बीमार को खटिया पे धर के लाना पड़ता था। एक नहीं अनेकों जो निष्पक्ष विश्लेषण हुए उनमें कहा है, कई राज्यों की कई बेस्ट प्रैक्टिस है। कल समय मिला तो मंत्रियों के सामने जिक्र करूंगा, उन राज्यों को एप्रिशिएट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। प्लास्टिक बेस्ट से बेल्ट, सड़कों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन काम कैसे निश्चित समय सीमा में पूरा हो, बाधाएं कैसे दूर की जाए, कॉन्ट्रैक्टर और बाकी चीजें चंद्रशेखर जी भी बता रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता। और वैसे ही दीनदयाल कौशल योजना, मुझे लगता है इसके स्वरूप को और व्यापक बनाने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी ने कई चीजें बताई, उसमें अभी जो संख्या है, आरसीटी हो या उसका दीनदयाल कौशल योजना, जरूरत के हिसाब से अभी संख्या कम है, और अलग अलग चीजें कैसे जोड़ सकते हैं, कम समय में ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके स्किल करने का, उस पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी है। और इसलिए मित्रों, पेंशन की योजना है, एक लिमिट है, लेकिन कई राज्य उसमें ऊपर से भी पैसा लगा रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं उसको। लैंड रिसोर्सेज के हमारे जो महत्वपूर्ण काम है, विशेषकर वाटर सेट का नक्शा कार्यक्रम है। वाटर सेट तो ग्रामीण विकास विभाग को ही करना है इंप्लीमेंट। पानी बचाने का व्यापक पैमाने पर काम हो सकता है। और इसलिए आज मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि सोचिए गंभीरता से, हम एक दूसरे से सीखेंगे। किसी राज्य ने अच्छा किया, दूसरा राज्य सीखे, समस्याओं के समाधान के रास्ते निकालेंगे, और लक्ष्य पूरा कैसे करें उस पर चिंतन करेंगे। मित्रों, मैं इतना ही कह सकता हूं, हमारा काम बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण भारत को बदलने के लिए।
कि पूरी गंभीरता से आज के दिन का उपयोग कीजिए। मैं भी भाषण दे के चला नहीं जाऊंगा। आज मैं भी आपके साथ कहीं ना कहीं बैठूंगा, कभी एक मीटिंग में, कभी दूसरे सत्र में, कभी तीसरे सत्र में, और बैठूंगा तो मंच पर नहीं बैठूंगा, पीछे बैठूंगा, सुनने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। आखिर यही तो है हमारी टीम इंडिया, अपना फेडरल स्ट्रक्चर, कोई भेदभाव नहीं, सब राज्य अपने, यूटीज अपने, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। पूरा भारत एक है, हर एक राज्य हमारा है, और एक नया भारत निकलेगा हर एक गांव के विकास से। काफी क्या है, करना भी बहुत बाकी है। तो आइए बिना किसी विलंब के खुले मन मस्तिष्क से, ऐसा मत सोचना कि फंस गए, एक दिन भर तो बैठनी पड़ेगा, तो रोते गाते ऊँगते कैसे कब शाम के 6 बजे और निकल जाएं। काम को पूजा की तरह समझना। मैंने शायद पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, वो सुना देता हूं फिर आप। अपनी छोटी बैठक में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, और मंदिर के निर्माण के काम में 3 मजदूर लगे हुए थे। मजदूर ज्यादा थे, मैं 3 की बात कर रहा हूं। पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन है, क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी और भयानक पड़ रही है, पसीना पसीना हो रहे थे पत्थर तोड़ते तोड़ते। एक साधु बाबा वहां से गुजरे, उन्होंने देखा मजदूरों को, ठिठक गए, रुके और एक मजदूर के पास पहुंचे। उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने गुस्से से देखा, कांधे की आंख फूट गई है, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं, आगे पूछने क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा तुम्हें? बाबा आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास गए, भाई क्या कर रहे हो? तो दूसरा अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा, बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो जीने के लिए, आजीविका के लिए मजदूरी कर रहा हूं, पत्थर तोड़ रहा हूं। आगे बढ़े, तीसरा तोड़ रहा था, उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? तो उस मजदूर का चेहरा आनंद से भरा हुआ था, प्रसन्नता से दमक रहा था। उसने कहा, बाबा देख नहीं रहे, सामने मंदिर बन रहा है भगवान का, और भगवान का मंदिर बनाने में जो पत्थर लगना है, उन पत्थरों को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे तोड़े पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। काम एक पत्थर तोड़ना, दृष्टि 3, किस्मत फूट गई है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आया है तो जीना ही पड़ेगा, और एक मेरा सौभाग्य है। मित्रों, हम में भी 3 दृष्टि हो सकती है। फंस गए तो बैठना ही पड़ेगा, दूसरा कहेंगे ड्यूटी है तो पूरी करनी है यार, लेकिन तीसरा ये सोच सकता है कि ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में मेरा भी योगदान होगा, मेरे विचारों का भी योगदान होगा, इसलिए मैं पूरी लगन के साथ यहां भी चिंतन करूंगा, और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसको अपने राज्य में जाके बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर ये दृष्टि रहती है तो काम का आनंद अद्भुत होता है और अलग होता है, सचमुच में। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, सात्विक कार्यकर्ता किसे कहते हैं? कौन सात्विक कार्यकर्ता? तो एक श्लोक जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है, इसलिए मैं अंत में आपको सुनाना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, मुक्त संगो अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको समान मानता हो, राजनीति की भाषा में कहते तो गुटबाजी से दूर हो, सब अपने, कोई पराया नहीं, वो मुक्त संगो, सबको अपना मानना। अनहमवादी, जिनमें अहंकार ना हो, ईगो ना हो। कई बार हम लोग सोचते जानते नहीं हो मैं कौन हूं, लेकिन अहंकार से दूर। धृति का मतलब धैर्य। कई बार राज्य में काम करते करते कई तरह की बाधाएं, परेशानियां आती है, कोशिश करते हैं, लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो मन में असंतोष पैदा होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें भी धैर्य रखना है, कोशिश करते रहो। हर चीज ऐसी नहीं है कि तुम्हारी मर्जी की हो जाएगी, उसमें धैर्य ना खोना और उत्साह से भरे रहना। मैंने 2 तरह के लोग देखे दुनिया में। एक, अगर उनसे मिलने जाओ तो निराशा से भर देते हैं, कहां चक्कर में पड़े हो, ये इंडिया कभी सुधर ही नहीं सकता, जैसे तैसे करो करा यार, छोड़ो। लेकिन एक वो होते हैं, उनके पास जाओ तो वो उत्साह और ऊर्जा से भर देते हैं, वो मुर्दे में भी प्राण फूंक देते हैं, कैसे नहीं होगा, होके रहेगा, करेंगे अपन, उत्साह से भरे रहे। देखो, एक व्यक्ति गांव बदल सकता है, एक व्यक्ति विलाग बदल सकता है। मैंने गांव बदलने वाले कई व्यक्ति देखे, आपने भी देखे होंगे। एक व्यक्ति पूरे गांव को परिवर्तित कर देता है। एक
एक कलेक्टर अगर ठीक आ जाए तो पूरे जिले को बदलने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे भी हमने कलेक्टर देखे कि जिनको आज पूछते हैं कि फलाने कलेक्टर साहब आए थे। राज्य बदल सकता है एक व्यक्ति, देश बदल सकता है एक व्यक्ति, जो बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र में उतने समर्पण से, कर्तव्य निष्ठा से, मेहनत से, युक्ति बुद्धि से जुड़ जाए, हम एक प्रदेश बदल सकते हैं। और संकल्प करो मित्रों अपने प्रदेश का बदलने का। ये बात आपके मंत्री जब कल आएंगे तो मैं उनसे भी कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री गणों से भी कहूंगा, क्योंकि काम तो राज्य में होना है। इसलिए आइए इसी संकल्प के साथ, मैंने समय शायद थोड़ा ज्यादा ले लिया, कम बोलने का सोचा था, लेकिन दिल में जो आया बोल दिया। हम लोग अब उठेंगे अलग अलग सत्रों में जाने के लिए। मैं भी आपके साथ कहीं ना कहीं रहूंगा। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और उसके बाद निकले हुए अमृत को बांटने के लिए हमारा अभियान चलेगा अपने अपने प्रदेश में। एक बार फिर आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।